हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोगों को पता चलता है कि इंडिया में किस स्टेट में फॉरेस्ट एंड ट्रीज़ की कंडीशन क्या है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट प्रिजर्व करता है, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट प्रिजर्व करते हैं, इंडिया में फॉरेस्ट का एरिया कितना है, परसेंटेज कितना है, पहले की तुलना में अब परसेंटेज कितना बढ़ा है, कितना घटा है, और भी बहुत सारे फैक्ट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी टाइप के सेशंस मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। अगर आप भी ऐसे ही सेशंस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि रेगुलरली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा अनअकैडमी से, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनकी मदद से आप आरपीएससी के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, साथ ही साथ लॉगिन या साइन अप पे जाएं और उसके बाद अपना गोल सिलेक्ट करें और फ्री क्लासेस के लिए हमारे कोड ऑनलाइन गुरु को आप यहाँ पे एंटर करें और आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। अनअकैडमी आप लोगों के लिए, अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करता है। अगर आप इसमें रैंक लेकर आते हैं तो आपके लिए अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स हैं। साथ ही साथ अगर आप वेरियस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि आरपीएससी से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड टीचर हो, या फिर यहाँ मेंशन कोई से भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं और आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, तो हमारे कोड को यूज़ करने पे आपको इंस्टेंटली 10% का यहाँ पे डिस्काउंट भी अवेलेबल किया जाएगा। तो ये है अनअकैडमी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए, आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसे इशू कौन करता है, तो उससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स देखते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आपके सामने रखा है। तो पहला इंपॉर्टेंस तो यही हो जाता है कि किसने आपके सामने प्रेजेंट किया। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि इसे बनाया किसने था, तो देखिए, आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट को बनाने का जो काम है वो फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया, अब कितने टाइम पीरियड पे इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये बाई एनुअल है, यानी कि हर 2 साल के अंदर ये रिपोर्ट आपके सामने आती है। दैट मीन्स ये जो रिपोर्ट था 2019 का आपके सामने आया था और उसके बाद अब 2021 का रिपोर्ट आपके सामने आ रहा है। ये जो रिपोर्ट है, सबसे पहले स्टार्टिंग कब हुई थी, तो देखिए, इस रिपोर्ट की स्टार्टिंग हुई थी 1987 के अंदर। उस टाइम पे ये क्या था, इसका पहला रिपोर्ट था। लेकिन अगर मैं बात करूं 2021 वाले रिपोर्ट की, तो देखिए 2021 का जो रिपोर्ट है ये आपका 17th रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की आउट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इस रिपोर्ट की वजह से क्या किया जा सकता है, तो देखिए, ये आपको जितनी भी प्लानिंग करनी है, जितना भी पॉलिसी बनानी है, उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो उपलब्ध करवाता है। इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो अपने वर्क डिसाइड करती है। साथ ही साथ बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इन डेटा या रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करते हैं, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO के रूप में जाना जाता है। इसे भी आपको पता है नोबेल प्राइज मिला था। UNFCCC के रूप में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, भी इसी रिपोर्ट के ऊपर काम करता है। साथ ही साथ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वगैरह इसी रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड हैं और वो लोग अपने वर्क को इसी के बेसिस पे पूरा करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट आपके सामने लेकर आता है वो कौन लेकर आता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि FSI आपके सामने लेकर आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होने वाला है यहाँ पे, तो देखिए, इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये पहली बार रिपोर्ट आपके सामने आया है जिसमें
असेसमेंट किया जा रहा है टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और लायन कंजर्वेशन एरियाज का। अब ये जो डेटा है वो कौन अवेलेबल करवाएगा? तो देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक कोलैबोरेशन किया। किसके साथ किया? एक ऑर्गेनाइजेशन है इसरो का जिसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, अब ये जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो का कहाँ पे है? अहमदाबाद के अंदर है। इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया और उसी कोलैबोरेशन के थ्रू एल बैंड का एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस एल बैंड की फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो सार डेटा है, ठीक है, जो सार डेटा है जिसे क्या कहा जाता है? सिंथेटिक अपर्चर रीडर, उसकी सैटेलाइट के थ्रू जो डेटा मिला है उसको देखते हुए यहाँ पे क्या किया? क्या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना रिकॉर्ड आपके सामने प्रेजेंट किया है। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन्होंने साथ ही साथ में क्या किया? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हॉटस्पॉट होते हैं उन हॉटस्पॉट के ऊपर भी अपनी कैलकुलेशन की है और उसके लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बिट्स पिलानी के साथ क्या किया था? कंट्रीब्यूशन किया था और उनका जो गोवा का कैंपस है उन्होंने इन हॉटस्पॉट के सर्वे करने में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की मदद की थी। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट की आउट होंगे जो आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ अब ये जो है ये क्या करते हैं? ग्राउंड से रिलेटेड बायोमास वगैरह की पूरी स्टडी करते हैं और रिपोर्ट रखते हैं। अब यहाँ पे फॉरेस्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट के रूप में, ऐसी जगह जहाँ पे 70% से ज़्यादा एरिया ढका हुआ हो पेड़ों से। सेकेंड थिंग, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं वो 40 to 70% तक का एरिया उनका पेड़ों से ढका हुआ होता है, जबकि ओपन फॉरेस्ट 10 to 40% तक का एरिया होता है। इसी के साथ साथ एक और एरिया होता है जिसको बोला जाता है स्क्रब्स। ठीक है, स्क्रब वो एरिया है जो 10% से लेस एरिया में जो है झाड़ वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसको फॉरेस्ट के रूप में कहीं से भी कैटेगराइज नहीं किया जाता है। इसके बारे में आपको इम्पॉर्टेंटली पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात करें, यहाँ पे जो फॉरेस्ट में आपको दिखाई देंगे वहाँ पे देखिए इस सर्वे का नया फीचर आपके सामने क्या आता है कि पहली बार आपने एसेस किया है टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर को और लायन से रिलेटेड गिर फॉरेस्ट को आपने पहली बार इन जगहों का भी असेसमेंट किया है। इट मीन्स कि इसके पहले आप इनका असेसमेंट नहीं किया करते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिला है? तो यहाँ ओवरऑल डेटा देखने को मिलता है कि जो 20 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, उन टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, जबकि 32 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं जहां पे फॉरेस्ट की क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। अब वन बाय वन आपको इनके नाम तो याद नहीं रखने, फिर भी आपके सामने ये डेटा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ ओवरऑल अगर बात की जाए तो फॉरेस्ट कवर जो था टाइगर कॉरिडोर का वो अब इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, 37.15 स्क्वायर किलोमीटर का टाइगर रिजर्व में टाइगर कॉरिडोर के अंदर एरिया है, जो कि पहले कितना था? तो उस पहले से 0.32% हो चुका है, जबकि 2011 से 21 के बीच में ये डिक्रीज हुआ था। ठीक, तो आप इजीली इनका डिफरेंस देख पा रहे हैं जितना हमने यहाँ पे वृद्धि की है। और जो सबसे अच्छी वृद्धि आपको देखने को मिली कहाँ पे मिली है? तो देखिए बुक्सवा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। सॉरी, ये बुक्सवा नहीं है, बक्सा है। बक्सा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। अनामलाई है, अनामलाई तमिलनाडु में है। इंद्रावती रिजर्व जो है, जो अगेन आपके सामने आ जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो बक्सा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। अनामलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। और इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। इन्होंने इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर दिखाया है, जबकि हाईएस्ट लॉस जहाँ पे सबसे कम हुए हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो कवल जो कि तेलंगाना के अंदर है, भाद्रा जो कि कर्नाटका में है, और सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट में कमी देखने को मिली है। ओवरऑल जो मैंने कहा था 20 टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट की क्वांटिटी बढ़ी है, तो उन 20 में से टॉप 3 कौन से हैं? बक्सा, अनामलाई और इंद्रावती। किन किन जगहों पे है आपको पता होना चाहिए। जो 32 के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है वो कहाँ कहाँ पे है, तो वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कवल, भाद्रा और सुंदरबन के अंदर यहाँ पे आपको कमी देखने को मिली है। जबकि
पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट रिजर्व परसेंटेज वाइज देखने को मिलता है, और ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अराउंड 97% यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो फॉरेस्ट कवर अब हो चुका है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को लर्न करना है, ठीक है। और ये अराउंड 21.71% रह रहा है, जबकि इसके पहले आप 2019 का रिकॉर्ड देखेंगे तो 21.67% इंडिया में फॉरेस्ट था। तो 21.67 और 21.71% के बीच में हमने 1540 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फॉरेस्ट का डेवलपमेंट किया है। तो अगर कंपैरिजन हो तो आपको याद रखना है कि कितना इंक्रीज हुआ, तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे एरिया इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट स्टेज अगर इनमें से बात करें सिर्फ ट्री कवर की, तो देखो ये जो ट्री कवर होगा वो अराउंड 721 किलोमीटर का 721 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट इंक्रीज है फॉरेस्ट में वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो तेलंगाना के अंदर। देखो तेलंगाना में अराउंड 3.07% का इंक्रीज था। आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ पे 2.22% का इंक्रीज था। उड़ीसा के अंदर जहाँ पे 1.04% का इंक्रीज आपको देखने को मिला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे स्टार्टिंग के दोनों ही पॉइंट। उसके बाद बात करेंगे 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हैं, जैसे कि अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड हैव ऑल शोज अ लॉस इन द फॉरेस्ट। वहाँ पे फॉरेस्ट में लॉस देखने को मिला है, उनकी क्वांटिटी कम हुई है। एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है एरिया वाइज। देखो 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई परसेंटेज इंक्रीज कहाँ पे देखने को मिला। दूसरा आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है एरिया वाइज इंक्रीज कहाँ पे देखने को मिला, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र है। तो ऐसे आपको टॉप 5 याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड, आप स्क्रीनशॉट लेके एंड में रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसी में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा इन टर्म्स फॉरेस्ट परसेंटेज की बात करें, मतलब फॉर एन एग्जांपल आपके पास अगर ये 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तो इसमें से कितने परसेंटेज पे फॉरेस्ट है। तो ऐसे 5 स्टेट्स जो है मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड टॉप है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर डेटा कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहा है, तो देखो मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है तो वहाँ पे फॉरेस्ट कवर ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, लेकिन मिजोरम एक छोटा सा जगह है और उसी में मैक्सिमम एरिया के अंदर फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसी का थोड़ा सा डिफरेंस आपको लर्न करना है। अगला इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें तो देखिए मैनग्रूव की बारी आती है, और मैनग्रूव को आप लोग जानते हैं एक ऐसा रीजन जो दलदली क्षेत्र के अंदर उगता है। तो मैनग्रूव जो है अब 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हो चुका है और अब भारत में 4992 स्क्वायर किलोमीटर का मैनग्रूव देखने को मिलेगा। मैनग्रूव आपको पता है जो सुंदरबन का डेल्टा है वो रीजन सबसे बेस्ट माना जाता है और वहाँ पे सुंदरी नाम के ट्रीज पाए जाते हैं और साथ ही साथ रॉयल बंगाल टाइगर का भी ये घर माना जाता है। नेक्स्ट चीज अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे फॉरेस्ट फायर, तो लगभग हमारे फॉरेस्ट का 35.46% एरिया ऐसा है जहाँ पे कभी भी आग लगने की संभावनाएं आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और इनमें भी सबसे मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे मैक्सिमम क्लाइमेट चेंज का इनके ऊपर असर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो क्लाइमेट चेंज का असर आपको देखने को मिल जाएगा वो स्पेसिफिक जगह पे है, जैसे कि असम को छोड़ दो, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड को छोड़ दो तो बाकी जगह जो है वो वल्नरेबल हैं। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन कौन सा होगा फॉरेस्ट फायर से, तो लद्दाख होगा। फिर बैम्बू ट्रीज की अगर बात करें, चूंकि आप जानते हैं 2019 के टाइम पे पहली बार ऐसा देखने को मिला था जब बैम्बू को फॉरेस्ट के अंदर ऐड किया गया था और बैम्बू को फॉरेस्ट में ऐड करने के बाद अब उसकी भी हम लोग कैलकुलेशन एज ए ट्री करते हैं और ये 53
1336 मिलियन क्लस्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2019 में सिर्फ 13,882 थी। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ टोटल कार्बन स्टॉक जो है अपनी कंट्री का वो 7,204 मिलियन टन्स हो चुका है, जो कि पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब ये कार्बन स्टॉक क्या होता है? तो देखो, कार्बन स्टॉक वो एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं हमारे जीवाश्म फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो वो भी अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो जो नेचुरल फॉरेस्ट है, यहाँ हम लोगों को एक डिक्लाइन, एक कमी देखने को मिल रही है। और क्या कमी है कि 1582 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो डिक्लाइन कर रहा है यहाँ पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के रूप में। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो देखो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर जो आपका फॉरेस्ट है वो 1020 स्क्वायर किलोमीटर डिक्लाइन किया है। जबकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में स्पेसिफिक अगर मैं कर दूं कि जो टोटल एरिया है हमारा, उस टोटल एरिया में नॉर्थ ईस्ट 7.98% रखता है। लेकिन अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो इंडिया के फॉरेस्ट कवर का 23.75% जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट के एंड में यहाँ पे चर्चा की गई है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव किए गए थे ताकि फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जा सके। तो देखिए, सबसे पहले बात की गई नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया की। ये जो मिशन था 2014 में स्टार्ट किया गया था नेशनल एक्शन प्लान की तरफ से। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज की तरफ से इसे स्टार्ट किया गया था 2014 में। फिर यहाँ पे बात की थी नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, यानी कि आपको पेड़ लगाने थे। ये स्टार्ट किया गया था आपका मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की तरफ से इसे स्टार्ट किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी जिसके थ्रू 2000 के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था एट द ईयर 2000, और बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे। उसके बाद आता है कंपा फंड, ठीक है, जिसको कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट नाम रखा गया था, और 2016 में इसे स्टार्ट किया गया। और इसके अंदर आपको ये पता चलता है कि 90% फंड जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाएंगे और 10% फंड जो है वो सेंटर गवर्नमेंट उसको काम में लेगी। उसके बाद बात की गई नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट को फैलने से, मरुस्थल को फैलने से कैसे रोका जाए। तो इससे रिलेटेड 2001 के अंदर अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे काम किया था, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे चर्चा की गई थी फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम की। ये सेंटर गवर्नमेंट का फंडेड एक स्कीम है जो कि फॉरेस्ट में लगने वाले फायर्स को रोकने से, प्रिजर्वेशन से रिलेटेड अपना काम करता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीटली यहाँ पे चर्चा की आपसे किसके बारे में, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के विषय में। और मानता हूं मैं कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और एग्जाम्स में एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी, जैसा आरएएस के अंदर आए भी थे हमारे सेशंस में से। तो इसे देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइएगा और अपनी प्रिपरेशन को एक नई हाइट पर लेकर जाइए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।